नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरभि पांडे और आपका हेल्थिंग तथास्तु के प्रोग्राम जुग जुग जियो में बहुत बहुत स्वागत है। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी एक महामारी की तरह फैल रही बीमारी है और हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज के जुग जुग जियो के कार्यक्रम में हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी को। जी हाँ, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी जो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पंचकर्म के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी से आज हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद में हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी का क्या समाधान है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से देखा जाता है। ये एक बीमारी है या फिर किसी दूसरी बीमारी का लक्षण है? हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले मैं थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बता दूं कि ब्लड जी। प्रेशर पहले किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हम्म। कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बेसिकली जो हमारे ब्लड का फ्लो है जो हमारी आर्टरीज में जाता है, और उसका फ्लो जो आर्टरीज की वॉल्स पर प्रेशर डालता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हम्म। ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन हम्म। जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और जब ये हम्म। कम हो जाता है तब भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो जब जी। इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जब ये एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये अगर स्टैटिक हो जाए, बस बना रहे हाई, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये तो हो गई बात हाइपरटेंशन की। आयुर्वेद में जब हम बात करेंगे तो आयुर्वेद में एज सच इस तरह से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर इस तरह का वर्णन किया गया है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद में तीन तरह के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तीनों जी। जो जी। है वो पूरी बॉडी की एक तरह से हार्मोनी को मेंटेन करते हैं। जी। और उसमें से जो वात होती है वो किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी जी। तरह का जो बॉडी में मूवमेंट हो रहा हो, चाहे वो ब्लड का हम्म। मूवमेंट है, चाहे किसी भी चीज का मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट हम्म। है, सबके लिए हम्म। रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरह जी। से जब धमनियों में जब रक्त का प्रवाह होता है, हम्म। उसके लिए भी हमारी वात रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली उसमें व्यान वायु रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब व्यान वायु का बल अधिक हो जाता है तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो फिर दबाव बढ़ जाता है। इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब व्यान वायु कम हो जाती है, उसका बल कम हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन यही कंडीशन अगर कंटिन्यूअस बनी रहे, क्योंकि हमारी बॉडी सिचुएशन को एडजस्ट करती है, लेकिन जब बॉडी सिचुएशन को एडजस्ट करना बंद कर देती है और ये कंडीशन कंडीशन लगातार बनी रहती है कि उसकी जो हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाहूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू क्यों होती है, इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर हम ब्लड प्रेशर को समझें तो ब्लड प्रेशर हम्म। दो तरह से होता है। एक हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, जो हार्ट है, जब वो कंट्रैक्शन वाली मोड में चला जाता है तो उसको हम लोग सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। जब वो रिलैक्स होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में ब्लड का फ्लो मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में। ऑब्वियस है कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, वहां से जब कोई ब्लड फ्लो निकलेगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जब जी। कोई चीज रिलैक्स होगी तो ऑब्वियस है प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम तो होगा। दो तरह से हम्म। प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। अगर बॉडी में हमारी जो वेसल्स हैं वो नैरो होने लग जाए, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या कोई नैरोइंग और किसी और कारण से नैरोइंग होने लग जाए, तो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होने लग जाए किसी कंडीशन में, तो उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, बढ़ कॉन्ट्रैक्शन जाता है। मतलब धड़कन दोनों ही तेज के होने लिए कॉज, लगती है? डॉक्टर हाँ, साहब, मतलब धड़कन तेज धड़कन तेज बढ़ने हो जाए, लगती है? धड़कन तेज भी हो जाए। जी। जी, धड़कन तेज भी हो जाए और धड़कन थोड़ी फोर्सफुल हो जाए। तेज हम्म। होना तो हो गया, इसकी नंबर्स बढ़ गए, बीटिंग बीटिंग बढ़ गई। और एक होता है फोर्सफुल कंट्रैक्शन हो जाए। तो फोर्सफुल हम्म। कंट्रैक्शन जब होगा तो ऑब्वियस है कि जो इंक्रीज इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर आपका। तो हम्म। दोनों ही कंडीशन, चाहे वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो चाहे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो,
दोनों ही कंडीशन जो है उनके अलग अलग कॉजेज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, जैसे कि फैट जमा हो जाता है नलियों में, जो हमारी ब्लड की जो नलियां हैं उनमें फ्लैट फैट जमा हो जाता है। जब उसमें फैट जमा होता है तो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब हमारा हार्ट जो है ठीक से पंपिंग नहीं करता तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये दोनों में कंडीशन अलग अलग होती है। इसके पीछे कॉजेज बहुत सारे हैं, जो भी हमें अच्छा आपको धीरे धीरे बताऊं। जी, डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन से किस तरीके से बचा जा सकता है? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन से देखिए जी। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि दो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। नंबर एक तो हो गया आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर ठीक तरीके से खुली रहे, प्रॉपर उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो। और दूसरा, हार्ट आपको ठीक से काम करे। तो हार्ट ठीक से काम करे तो हार्ट की टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर सही होनी चाहिए, आपकी डाइट सही होनी चाहिए। सेम इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स को अगर सही रखना है तो भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट और एक्सरसाइज। ये दो चीजें अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, ये सारी चीजें अगर सही हैं तो आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। दूसरा, एक और कंडीशन ध्यान रखना है कि जिसके घर में अगर कोई हाइपरटेंसिव है, फादर हाइपरटेंसिव है, मदर हाइपरटेंसिव है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है। हार्ट के साथ साथ जो उसे निकल रही वेसल्स है उन हेल्दी रखने के लिए उनको जी, अपने डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और समय समय पे व्यायाम करना चाहिए। उस तरीके से ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसका Yes. इसका रेगुलेशन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि हाइपरटेंशन का आयुर्वेद में क्या इलाज है? हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का जो आयुर्वेद में इलाज है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि दो तरह से ब्लड प्रेशर को लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनकी पेटेंसी को मेंटेन रखना है। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको हार्ट की कंडीशन को मेंटेन रखना है। तो दोनों के लिए जी, थेरेपीज भी अलग है, उनकी औषधियां भी अलग है। तो जैसे हम लोग पंचकर्म, मैं पंचकर्म डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो जी। पंचकर्म की बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स हैं। जैसे वस्ती का प्रयोग करते हैं हम, नस्य का प्रयोग करते हैं हम लोग, हृदय वस्ती का प्रयोग करते हैं हम लोग, विरेचन का प्रयोग बस्ती। करते हैं हम लोग। इस अच्छा। जी जी इस तरह की जो थेरेपीज हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर औषधियों की बात करें तो मंजिष्ठा का प्रयोग करते हैं, सारिवा का प्रयोग करते हैं, जटामांसी का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं, गुग्गुलू का प्रयोग हम्म, करते हैं, एरंड का हम्म। प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एक मेडिसिन सबके लिए यूज नहीं होती। ये अच्छा। बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि रोगी और रोग के अनुसार, दोनों के अनुसार, सिर्फ रोग हम्म, के अनुसार नहीं कि किसी को ब्लड प्रेशर है तो हमने ये मेडिसिन देनी है। हम्म। रोगी के अनुसार, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसमें किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, उसके अनुसार, रोगी और रोग के अनुसार औषधियां बहुत सारी अलग अलग तरीके से हो जाती हैं। किसी में अर्जुन सूट कर रहा होता है, किसी में गुगलू सूट कर रहा होता है, किसी में रासना सूट कर रहा होगा, किसी में करवीर कर रहा होगा। तो जरूरी ये नहीं किस कि तरह से अर्जुन पता सभी में चलता है यूज डॉक्टर होगी। साहब? जी, ये पता ये चलता है किस तरीके जब से पता चलता है? ये जी ये पता चलता है जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हो, जब आप वहां हम्म, जाएंगे और वहां हम्म, पे उसको अपनी बात बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो पहले वो आपका हम्म, प्रकृति का असेसमेंट करेगा। आपकी जो हम्म। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन उसका असेसमेंट होगा। तो जी, रोग और रोगी दोनों का असेसमेंट करने के बाद फिजिशियन विल डिसाइड, वो फिजिशियन डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी मेडिसिन किस फॉर्म में आपको देनी है। जैसे आपने सुना होगा कि हम अर्जुन चूर्ण भी देते हैं, हम अर्जुन क्षीरपाक भी देते हैं, और अर्जुना रिस्ट भी देते हैं। तो अर्जुन ही है लेकिन वो अलग अलग मॉड में हमें यूज करनी होती है। अलग अलग लेकिन फॉर्म वो में उसी है। पर जी अलग अलग फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि वो उसी के अनुसार यूज होगी जैसे उस कंडीशन, उस पेशेंट को जैसे रिक्वायरमेंट है। जी, मैं वही अगला सवाल यही पूछना चाह रही थी कि क्या आयुर्वेद के जरिए इसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, पूरी तरह से ठीक करने का मतलब समझना है कि कोई भी डिजीज इस तरह की, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, इस तरह की डिजीज जो है वो हम ये कह देना कि हम क्योर कर देंगे इसको और ये हम्म, फिनिश हो जाएगी, दोबारा से नहीं होगा, ये तो हम्म। अतिशयोक्ति है। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं पूरी तरह से ये डिजीज आयुर्वेद के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारा पहले हम जैसे मेडिसिन पर हम पेशेंट को रखते हैं या थेरेपी करते कराते हैं, धीरे धीरे मेडिसिन हट जाती हैं, केवल हम डाइट पर, एक्सरसाइज पर पेशेंट को रख जी, देते हैं, और धीरे धीरे उसका जी, जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो जी, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी।
जी। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में खान पान को भी काफी ज्यादा महत्वता, आयुर्वेद में डॉक्टर साहब खान पान को भी काफी महत्व देते हैं। जिस तरीके से आयुर्वेद में डाइट को आपने पहले भी मेंशन किया था कि अगर खाने पीने से रेगुलेट हो सकता है ये चीज और व्यायाम करने से रेगुलेट हो सकता है, तो आयुर्वेद हाई बीपी वाले लोगों को खाने पीने में किस तरह का ध्यान रखने की सलाह देता है? क्या खाना देखिए चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? जी। जी जी, जैसे हाइपरटेंशन वाली की कंडीशन है या कोई भी कंडीशन हो, जो नॉर्मली जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि हम कौन सा खान पान यूज कर रहे हैं, तो जी। खान पान हमें कौन सा यूज करना है कि जैसी आपकी प्रकृति है उसके विरुद्ध आपका खान पान होना चाहिए। जी। आप कफ प्रकृति के हैं तो ऐसी चीजें यूज करेंगे जो कफ को कम करने वाली हो। आप पित्त जैसे? प्रकृति के हैं तो ऐसी चीजें प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए कोई कफ प्रकृति का है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ओबीज है, आलसी हम्म। है, काम कम कर हम्म। पाता है, ऐसे हम्म। लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु चीजें जो बहुत हैवी चीजें होती हैं, जो पचने में जिनमें टाइम लगता है, ऐसी चीजों का उन्हें प्रयोग नहीं करना है। उनको ऐसी चीजों का जैसे? प्रयोग करना है जल्दी से पच जाती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप गुरु चीजें, जैसे आप उड़द की दाल ले रहे हो, आप चावल हम्म। ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, आप रोटी हम्म। ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हम्म। ये चीजें हम्म। क्या है, पचने में टाइम लगाती हैं। अगर ये पचने में हाँ। टाइम लगाएंगी तो आप में कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ेगा हम्म। तो आपकी वेसल्स जो होती हैं वो फैट को और ज्यादा मतलब वहां पर डिपोजिशन होने लग जाएगा। इससे हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो हम्म। अगर कोई कफ प्रकृति का आदमी है तो वो कफज आहार विहार का प्रयोग ना करे। अगर कोई वात प्रकृति है तो वातज आहार विहार का प्रयोग ना करे। तो उसमें वात उल्टा प्रकृति करना क्या होता है। होगी डॉक्टर साहब? जैसे वात वात प्रकृति, प्रकृति। जैसे कोई आप, जी। जी, जैसे लोग जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो लीन एंड हम्म। थिन होते हैं, पतले दुबले होते हम्म। हैं, हम्म। जल्दी से एंक्सस हो जाते हैं, बहुत चिंता करते हैं, नींद कम आती हम्म। है, ऐसे लोग हाँ। वात प्रकृति के लोग होते हैं। तो तो ऐसे उनको? लोगों को ड्राई ड्राई चीजें प्रयोग नहीं करनी है। उनको थोड़ा सा हैवी चीजें प्रयोग करनी है जो उनकी बॉडी में थोड़ा सा कफ को बढ़ाए। तो जब कफ बढ़ेगा तो वात अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब वात वाली चीजें खाएंगे तो कफ कम होगा, और जब कफ वाली बढ़ाएंगे तो वात कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमको, जब आप किसी भी फिजिशियन के पास जाओगे तो वो पहले पहले आपकी प्रकृति असेसमेंट करेगा, किस आपको एक तरीके डाइट से, बताएगा किस नॉर्मल से। तरीके से असेसमेंट जी, करते हैं? जी। असेसमेंट करते हैं सर। उसमें एक्चुअली क्या है, वात पित्त और कफ प्रकृति अलग अलग तरह की प्रकृति होती है। जी। आपके लक्षणों के आधार पर, आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, आपको एग्जामिन करने के बाद जो आपके वाइटल्स हैं, इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये वात प्रकृति का है, ये पित्त प्रकृति का है, ये कफ प्रकृति का है। और ये किसी का चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है, बचपन से वैसा ही रहता है उसका। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है बचपन से ही उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई है हम्म। जिसको जो भी कुछ खा रहा है वो तुरंत पच जाता है। तो जो हम्म। डाइजेशन की प्रॉब्लम वाला है वो या तो वात प्रकृति का हो सकता है या कफ का हो सकता है। जिसको तुरंत पच जाता है वो पित्त प्रकृति का हो सकता है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चनेयर होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे, उस पे अच्छा। हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम जी। आपको एक रेजिम बताते हैं कि हमें ये आपको यूज करना है। और अगर हम्म। पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो विशेष रूप से उन चीजों का जरूर ध्यान रखना है जिससे ब्लड प्रेशर ना बढ़ने पाए। जैसे लो साल्ट हम यूज करेंगे। मॉडर्न वाले भी लो जो सॉल्ट। आधुनिक चिकित्सा के लोग हैं, जी। वो भी आपको बताएंगे कि साल्ट कम यूज करना है। जी। ठीक जी। है। दूसरा, स्पाइसी चीजें आपको कम यूज करनी है। जी। तीसरा, ऑयली चीजें आपको कम यूज करनी है। चौथा, ऐसी कोई भी चीज जो कि जो पचने में दिक्कत करे वो आपको यूज नहीं करना है। तो जी। इन सभी चीजों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। सरसों के जी। तेल का प्रयोग करें, वो अच्छी चीज जी। है, उसका प्रयोग करना जी। है। और जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा रिफाइंड के लिए लोग परेशान रहते हैं। कोई जी। जरूरत नहीं है, सरसों के तेल अपने आप में काफी है कफ को कम करने के लिए, और बहुत हम्म। बढ़िया माना जाता है वो। उसका प्योर भी हम है, उसका अच्छी प्योर तरह भी से है। प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग जी। भी है। उसको अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। देसी घी, जो गाय का शुद्ध घी होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है हाइपरटेंशन के लिए, जी। उसको भी मैं यूज किया खुद जा भी सकता घी है। बहुत बट पसंद करती हूँ। जी, बिल्कुल। जी। तो जी। ऐसी चीजें यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप खाने में जंक फूड यूज करोगे, हम्म। जब आप, हम्म। जैसे आप फास्ट फूड होते हैं, जो फास्ट फूड होता हम्म। है बेसिकली वो आधा पचा हुआ होता है, आधा पका हुआ होता है। तो जब अच्छा। आधा पका हुआ आप यूज करोगे तो बॉडी के अंदर जाकर के वो पॉइजन के रूप में इकट्ठा होने लगता है, टॉक्सिन्स के रूप में हम्म। इकट्ठा होने लगता है। और फिर वो टॉक्सिन्स, हाँ। ब्लड वेसल्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो ब्लड हम्म। वेसल को जब डिस्टर्ब कर देता है तो फिर वो हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे वात प्रकृति के बारे में बताया, तो पित्त प्रकृति के बारे में आप कुछ उदाहरण पित्त दे सकते प्रकृति हैं? के, हाँ, जी। यस, पित्त प्रकृति के लोग जैसे बहुत एग्रेसिव होते हैं, जो गर्मी नहीं अच्छा। सह पाते हैं, जिनकी अच्छा। डाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, बार बार उन्हें भूख लगता है, थोड़े से जो है थोड़ा सा उनकी, जब वो बाहर निकलते हैं तो जल्दी से उनका चेहरा लाल हो जाता है। इस तरह के लोग वो पित्त प्रकृति के लोग सेंसिटिव। होते हैं, जल्दी गुस्सा, जिनमें गुस्सा जल्दी आता है, हाँ, वैसे लोग जो अच्छा। है वो पित्त अग्रेसिव। प्रकृति के लोग होते हैं। जी, अच्छा, 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 वो अच्छा। पित्त प्रकृति के लोग हैं।
इन तो ऐसे लोगों उन को जो जो भी चीजें यूज करनी है वो ठंडी होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए। ऐसी चीजों का वो ज्यादा मात्रा में उन्हें जल पीना चाहिए। उनको जो हम्म है ऑयल, ठंडे ऑयल यूज करने चाहिए, ठंडा दूध का जैसे प्रयोग करना चाहिए। जी ऐसी ठंडे जो चीजें आप यूज कर सकते हो उनको आप यूज करेंगे। जैसे कि मतलब जितनी भी शीतल चीजें हैं, भृंगराज का प्रयोग हम कर सकते हैं, हम उशीर का प्रयोग कर सकते हैं। हम उशीर जो है उसमें, जी उशीर एक औषधि है जो आयुर्वेद में उसका जी यूज किया जाता है। कमल, हम्म कमल जैसे उसके बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसका यूज कर कमल सकते हैं जो ककड़ी कि की शीतल सब्जी, हो जिससे, जी कमल उसका ककड़ी की प्रयोग कर सब्जी कह सकते रहे हैं? हैं। जी जी अच्छा उसका भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो सौंफ, सौंफ से भी ठंडक रहती है शरीर में? जी सौंफ जो है वो अच्छी चीज है कि सौंफ का अगर हम जल लेते हैं, उसका पानी पीते हैं, तो वो हम्म दो तरह से एक्ट करता है। एक तो ठंडक रहती है, अच्छी बात है। जी। दूसरी चीज है वो जीआईटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्ट्रांग करता है, आपकी अग्नि का जीआईटी? दीपन करता है। जी अच्छा। आपकी जो जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करता है। तो जब बॉडी में हम कोई भी आहार लेते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, अगर उसका जी प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, अगर प्रॉपर डाइजेशन होता है तो फिर फैट डिपोजिशन के चांसेस नहीं रहते। तो यही हाँ सौंफ का बहुत अच्छा यूज है। सौंफ को जी हम खाने से पहले भी यूज कर सकते हैं। उसको रात में एक गिलास पानी में एक चम्मच डाल के रख दें और सुबह के टाइम उसका पानी भी पी सकते हैं, वो हम्म बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जटामांसी है, जटामांसी को भी हम इस तरह से जटामांसी का फांट यूज कर सकते हैं। जटामांसी मेडिसिन है जो कि मिलती है पाउडर फॉर्म में। उसको एक चम्मच रात में पानी में डाल के रख दिया, सुबह के टाइम उसको बॉयल किया और उसके बाद उसको हमने पी लिया। तो इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन को लेकर आयुर्वेद और एलोपैथ के इलाज में क्या फर्क है? जी ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बहुत सारे मेजर लोग फर्क ऐसे हैं। होगा। जी 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 बहुत फर्क भी मेजर फर्क है, क्योंकि जी बहुत सारे लोगों का क्यूरियोसिटी होती है कि हम जो है एलोपैथी का इलाज ले रहे हैं, हमें हम्म आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए, ठीक होंगे कि हम्म नहीं ठीक होंगे। तो ये जी ध्यान रखना है कि जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी जो है वो पूरी तरह से जो उनका जो ट्रीटमेंट है वो हम्म ट्रांसमीटर्स पे चलता है, एंजाइम्स के लेवल पे चलता है। तो जैसे कि वो अच्छा जैसे उनके यहाँ मेडिसिन जो होती हैं वो वैसोडायलेटर्स है, उनके यहाँ मेडिसिन जो होंगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, उनके यहाँ मेडिसिन जो होंगी वैसोडायलेटर्स। वो यहाँ वैसे जो वेसल्स को डायलेट कर देती है। ठीक अच्छा। है। और ऐसी मेडिसिन होंगी जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, जो कैल्शियम की एंट्री होती है उसको रोक देती हैं। अब कैल्शियम की एंट्री रोक देने से क्या होता है कि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो हम्म उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। इसी तरह से जो कुछ मेडिसिन है जो एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम्स है उनको जो है ब्लॉक करती हैं, तो उस इनिबिटर्स है, तो वो एंजाइम को ही इनिबिट कर देते हैं। बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत पोटेंट ड्रग्स होती हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब अगर आप पर्टिकुलर एक एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, तो जी उससे ब्लॉक करने से एक तो ठीक है कि ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स हम्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ब्लड जी वेसल डायलेट रहेंगी। लेकिन हम्म उस एंजाइम का अकेले यही काम नहीं था, और बहुत सारे काम थे, वो काम भी आपने हम्म रोक दिया, और उससे क्या हम्म होगा, फिर साइड इफेक्ट डेवलप हो जाती है। और तभी उस एलोपैथी ड्रग की में साइड डिपेंडेंट, इफेक्ट का प्रॉब्लम रहता यस है। जी यस यस, और उससे क्या जी होता है कि फिर उससे साइड इफेक्ट डेवलप होंगे, और सबसे हम्म इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रग की डिपेंडेंसी बनेगी। कि मान लीजिए जब तक वो ड्रग आप ले रहे हो तब तक तो उसका हम्म इफेक्ट है, लेकिन जैसे ही वो हाँ ड्रग आपने बंद की तो रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है, बहुत तेजी से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको हम लोग रिबाउंड अच्छा हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन की, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन। हम्म तो इसलिए अभी हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद इस तरह से काम नहीं करता। आयुर्वेद की औषधियां हम्म ठीक है, थोड़ा टाइम लेती हैं, थोड़ा टाइम लेंगी, और अगर 15-20 दिन लग जाएगा उसे अपने धीरे धीरे उसको एक्ट करने में, लेकिन वो इस तरह से वर्क नहीं करेगी कि उसकी डिपेंडेंसी बन जाए। तो वो जब हम्म काम करती है तो वो केवल एंजाइम्स पर काम नहीं करते हैं। जो हमारी औषधियां दोषों पे काम करती हैं, तो हमारी औषधियों का काम क्या है, दोषों को नॉर्मलाइज करना, वात पित्त कफ जो तीनों बॉडी के अंदर है, इनको सम अवस्था में लाना, ना कि किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देना या बहुत ज्यादा कम कर देना। बस ये मतलब नॉर्मल इक्वल होने लेवल चाहिए पे जब, लाना। यस इक्वल लेवल पे लाना। जी और हर जी पेशेंट की बॉडी में अलग अलग लेवल होता है तीनों दोषों का, उसको हम्म लेके आना, उसको मेंटेन करना। जब उसको मेंटेन कर देते हैं तो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने आप मेंटेन हो जाती है, और वो काम करने लग जाता है। और आप जी देखते हो धीरे धीरे कि जो मेडिसिन है उसकी उसकी डिपेंडेंसी भी नहीं बनती, और कोई साइड हम्म इफेक्ट भी नहीं होता। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर हमने कोई चीज मिस आउट कर दी, कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप बताना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, कोई जी जरूरी जानकारी? जी
जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके बाद उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जी। वो पहले तो इस बात को समझे कि जब उनका नॉर्मल प्रेशर जो रहता है, यानी ब्लड हम्म। प्रेशर होने से पहले नॉर्मल हम्म। प्रेशर जो रहता है उसको वो बहुत ध्यान से अपने को याद रखें कितना ब्लड प्रेशर उनका रहता है। हम्म। जैसे एक नॉर्मल बात है कि 140/90 एक इससे ऊपर जाएगा तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। लेकिन हम्म। ये एक पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन ये पैरामीटर बिल्कुल फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए जी। किसी का ब्लड प्रेशर 110 और 70 है, 110/70 है, जी। अगर वो 130/80 भी हो रहा है तो ये भी थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है कि हम जब तक 140/90 नहीं जा रहा होता है तो हमारा जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का फिजिशियन है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल बोलता रहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम्म। आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर 110/70 है और आपको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या आज लगने लग गया कि 130/80 हो रहा है, तो ये आपको सोचने वाली बात है, ये आपके लिए अलार्मिंग साइन है। ये ना कि आप ये मान के चलो अभी तो हम 140/90 के नीचे, अभी तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सोचना है कि ये 110/70 से 130/80 कैसे पहुंच गया। इसका मतलब आपने कोई खान पान में गड़बड़ी की है, कोई एज फैक्टर रहा होगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस चीज के लिए प्रॉपर चेकअप की जरूरत है। तो जो भी लोग कम से कम 30 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, पहले तो ये 40+ पे होता था, बट मैं 30 साल से ऊपर के लोगों को कहता हूँ कि वो कम से कम 6 महीने में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। और ब्लड प्रेशर तो वो अगर वो ठीक है, नॉर्मल है, तो जब भी मौका मिले 15 दिन में, 1 महीने में, वो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाते रहें। खासकर ऐसे लोग जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, जो लोग लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। जी, तो स्ट्रेस ऐसे लोगों बहुत को बड़ा कारण है हाँ, जी। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस उनको चेकअप में रहना चाहिए। और अपने बेस लाइन ब्लड प्रेशर को जरूर ध्यान में रखें। जो बेस लाइन ब्लड प्रेशर है उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे ऊपर होना शुरू हो तो उनको अलार्म मिल जाना चाहिए और उन्हें तुरंत एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें, तभी आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि आयुर्वेदिक जो ये हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। तो हम्म। इसलिए हाइपरटेंशन इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो वो बहुत लीथल होते हैं, वो कैटास्ट्रोफिक होते हैं। पेशेंट को अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एमआई का अटैक हो सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन एक को बहुत लाइटली ना लेते हुए हाइपरटेंशन के बारे में सोचें, समझें, अपना ब्लड प्रेशर क्या है उसको समझें, और इस कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको डाइट अपनी सही रखनी है, आपको लाइट एक्सरसाइजेस करनी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, और कोशिश करनी है कि दिन भर में एक बार प्राणायाम या मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि आप स्ट्रेस से बचे रहें। और स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। अगर नहीं भी हो पाता है तो आप कम से कम इतना जरूर करें कि दिन भर में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए प्राणायाम या मेडिटेशन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जी, पास 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। अगर ऐसा आप रख पाते हैं तो आप निश्चित रूप से हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे। तो नींद प्रॉपर होने से और सही समय पे खान पान का ध्यान रखने से और एक्सरसाइज और प्राणायाम और मेडिटेशन से कुछ हद तक जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, आपका कहने का मतलब है। जी। जी। जी हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई और ऐसी जानकारी हाइपरटेंशन से रिलेटेड, कुछ और ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं मिस आउट होगी? क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, स्ट्रेस में जिस तरीके का आजकल का एनवायरनमेंट है, खैर कोविड 19 चल रहा है तो लोग ज्यादातर दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर पे भी कई लोग जो है व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। तो घर पे किस तरीके से इस चीज को रेगुलेट किया हाँ, जा सकता है? जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जो लोग जी। व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ। जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन हम्म। आपको कम से कम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए लाइट एक्सरसाइजेस की जरूरत है। नहीं कर हम्म। पाते हैं अगर आप, थोड़ा बहुत जो भी जंपिंग एक्सरसाइजेस हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस जो घर के अंदर आप कर सकते हैं, वो जरूरी हम्म। है। एक तो ध्यान रखिए। दूसरा, अपनी कैलोरी को आप ध्यान रखिए, आप कैलोरी इनटेक आपका कितना है और कैलोरी आप कितने बर्न कर रहे हो। कितना अगर होना आप ज्यादा चाहिए? कैलोरी बर्न बर्न नहीं कर, आप आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली जनरली हम मान के चलते हैं कि जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, ज्यादा जो एक्टिव नहीं है, सीडेंटरी हम्म। लाइफस्टाइल है, दिन भर अगर कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो 2000 हाँ। किलो कैलोरी बहुत होती है उनके लिए। तो अगर 2000 कैलोरी आप ले रहे हो तो आप कोशिश करो इतनी बर्न हो जाए।
अगर ये बर्न हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये कैलोरी, अगर आप मान लीजिए आप 200 कैलोरी आप ले रहे हैं और आप बर्न कर रहे हैं 500 कैलोरी, तो आप ये 1500 कैलोरी जो आपकी है, ये फैट बनेगी और अल्टीमेटली ये जाकर के आपकी ब्लड वेसल्स को डिस्टर्ब करेगी और हाइपरटेंशन डेवलप होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, लेकिन आप कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि आप जितना खा रहे हैं उतना वो बर्न आउट हो रहा है कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो है बॉडी वो भी अलर्ट मोड में रहेगी, हमेशा एक्टिव रहेगी। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो हाइपरटेंशन, दूसरा जो वो लोग जिन लोगों के घर में कोई भी हाइपरटेंसिव है, फादर है, मदर है, कोई भी हाइपरटेंसिव है, तो उसको जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रॉपर चेकअप की जरूरत है। 30+ होते ही उन्हें तुरंत चेकअप कराने शुरू कर देने चाहिए और डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी ध्यान रखें। ऐसे लोग, जो लोग ओबीज हैं, जो डायबिटिक हैं, उन्हें भी बहुत रूप से, विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन के लिए ऐसी फीमेल्स ऐसी हो जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स अगर ले रही हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना, वेट नहीं बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ जो है चेकअप कराते रहना चाहिए। स्मोकिंग किल करेगी, आप ध्यान रखिए। स्मोकर अगर है कोई तो स्मोकिंग कम कर दे, कम करके छोड़ दे, और अल्कोहल ये जो है वो बहुत कम कर दे। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने कहा कि कैलोरीज जितनी बर्न होंगी, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी, डॉक्टर साहब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम कर दी जाए और प्रोटीन का इंटेक जो है वो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो क्या सॉल्यूशन है ये? क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये हाइपरटेंशन को कम कर सकता है? और एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या हाइपरटेंशन हेरिडिटी है? मतलब अगर आपके फैमिली में कुछ लोगों को है तो आपको भी होना हो सकता है क्या? इसके क्या चांसेस है? देखिए, जी जी बिल्कुल। एक तो पहले बता दूं कि जो कैलोरीज की बात है, कि जी। कार्बोहाइड्रेट कम करना या प्रोटीन को बढ़ा देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है। अगर एक्टिविटी। आपको लगातार एक्टिव एक्टिव रहना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता है, एनर्जी, इंस्टेंट हाँ हाँ। एनर्जी मिलती है उससे जी आपको। जी, तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। उसे कम कर देंगे तो आप बॉडी दिन भर आप फटीग महसूस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन आपको तुरंत हम्म। एनर्जी नहीं देती है। लेकिन अगर हाँ। आपको लगता है कि आपकी आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आपको लगता है कि अगर आप बैठे बैठे आपको काम करना है, तो आप कर सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, प्रोटीन हम्म कंटेंट को बढ़ा दीजिए। हम्म लेकिन ये भी आप तब करेंगे जब आप किसी फिजिशियन से, किसी डायटिशियन से या किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिल करके डिसाइड कीजिएगा। अपने मन से ना प्रोटीन बढ़ाना है, अपने मन से ना कार्बोहाइड्रेट कम करना है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कम खाना है। और एक और बात मैं बताना भूल गया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 सिद्धांत काम करते हैं। एक तो नित्य व्यायाम, दूसरा जी। जीर्णाशी। जीर्णाशी जो टर्म है, ये इसका मतलब होता है कि जब आपका पहला भोजन पच जाए तभी हम्म दूसरा भोजन करना है। जो लोग हम्म होते हैं, जैसे हमने देखा कि आपने किसी ने 8 बजे या 9 बजे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद सीधे 2 बजे वो खाना खा रहे हैं, भले उनका हम्म। उनका जो है भोजन पचा हो चाहे ना पचा हो, वो 2 बजे उन्हें अगर लंच लेना है तो ले रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम। तो इससे कितना क्या है कि अगर आपका गैप होना चाहिए? कितना गैप होना चाहिए गैप फर्स्ट और गैप सेकंड मील में? जी। बिल्कुल, गैप कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बॉडी डिमांड करने लग गई कि नहीं। अगर आपकी बॉडी डिमांड करने लग गई कि हाँ अब हमारा पेट खाली हो गया है, हम हल्का महसूस कर रहे हैं, भूख लगनी शुरू हम्म हो गई है, जब हम्म भूख लगनी शुरू हो जाए तब आप भोजन हम्म करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं हम्म आएगी। लेकिन अगर आप हम्म सोचोगे यार 2 बज गया है और हमें खाना है, अब भले भूख नहीं लग रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे, एक जौ जानते होंगे आप लोग, जौ का प्रयोग जी मैक्सिमम जी। अपने खाने में करना है। जौ को रोटी के लिए रूप में ले सकते हैं, उसके पाउडर को, मतलब उसके चूर्ण को ले सकते हैं, उसके सत्तू का कैसे? यूज कर सकते हैं। मतलब सत्तू जैसे में मिला के और आटे में मिला के उसकी रोटी? जौ, नहीं 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 तो नहीं, फिर? जौ का आप जी सत्तू लीजिए, सत्तू जौ का जी लीजिए, उसको पानी में जी। डालिए और पानी हाँ। में उसको घोल के पी सकते हो आप। उसको अच्छा। आटे मिला के रोटी बना सकते हो आप। हाँ हाँ लेकिन जौ हाँ। कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जहां जहां पर आपको लगता है आटा यूज करना है, वहां पर आप जौ का यूज कर सकते हैं। ये मतलब आप इस तरह से अगर आप करते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं शायद याद नहीं आ रहा मुझे। जी जी, मैं आपको याद दिला देती हूँ। मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब कि क्या अ, हाइपरटेंशन हेरिडिटी है? अच्छा, यस यस। हेरिडिटी से देखिए, रिलेटेड हो सकता है? अगर परिवार में किसी किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो क्या उनके बच्चों को हो सकता है कि? मेरा यही सवाल है जी। देखिए, हेरिडिटरी तो हम इसको नहीं कहते।
का रीजन ये है कि ऐसा कुछ जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके फैमिली में हाइपरटेंशन है वो हाँ। जरूर प्रोन होता है पेशेंट हाइपरटेंशन की। वो ऐसा देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि जिनके घर में हाइपरटेंशन किसी को है, जैसे फादर को है, मदर को है, तो बच्चा बच्चा हमेशा प्रोन होता है उस चीज। जैसे डायबिटिक है तो डायबिटीज में तो हेरिडिटरी डायबिटीज, जीन्स के थ्रू आ रहा हाँ। है, जी लेकिन जी। हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं है, लेकिन वो जनरली प्रोन होता है पेशेंट, हम्म जो बच्चा है या जो भी युवा है वो प्रोन होगा हाइपरटेंशन। ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये आनुवंशिक है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आपकी फैमिली में है तो आपको ज्यादा बचाव की जरूरत ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी से ये जाना कि आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का क्या समाधान है। और हमें उम्मीद है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से लोग, जितने भी लोग जूझ रहे हैं, जितने लोगों को समस्या है, उनको कहीं ना कहीं अपने सवालों का जवाब मिला है, उनकी समस्या का समाधान हुआ है, और उनको इस जानकारी से बहुत बहुत फायदा हुआ है। तो अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे और नए विषय, किसी और विषय पे हम बातचीत करेंगे, और फिर किसी बड़े एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, और आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।